हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूमेरिकल लगाया था नट्स इक्वेशन का। मुझे लग रहा है अभी भी कुछ बच्चों में अभी भी डाउट है उसको लेकर के कि अगर हमारे पास नट्स इक्वेशन हमें यूज करना हो तो कैसे यूज करें। वैसे मैंने न्यूमेरिकल तो लगाया था, आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं उसको। फिर भी मैं एक छोटा सा डाउट अभी जो है बचा हुआ है उसको दूर करूँगा। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जिसमें ब्रोमीन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, प्लैटिनम वहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज किया गया है और कैथोड और एनोड को, ठीक है, हम लोग ब्रोमीन और हाइड्रोजन गैसों का यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, जब भी कोई गैस या नॉन मेटल यूज किया जाता है किसी भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शनों में, तो उस समय इलेक्ट्रोड के लिए हम लोग कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। फिलहाल यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लैटिनम है जो कैथोड और एनोड दोनों का यूज करेगा, की तरह एक्ट करेगा। बस ध्यान ये रखेंगे कि कैथोड हो चाहे एनोड हो, दोनों जगह पे जो रिएक्शन है उसमें पार्टिसिपेशन ब्रोमीन और हाइड्रोजन का होने वाला है। ठीक है, मैं नोटेशन पे आता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। जब भी ये जो आप देख पा रहे हैं प्लैटिनम सॉलिड मतलब कि इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये बार बनाया गया है जिसमें ब्रोमीन गैस जो लिक्विड फॉर्म में है ब्रोमीन आयन में कन्वर्जन दिखाया जा रहा है, जिसका कंसंट्रेशन आप देख पा रहे हैं 0.01 मोलरिटी का है। डबल जो ये स्लैश है ये साल्ट ब्रिज को डोनेट करता है, डिनोट करता है। ठीक है, H प्लस कंसंट्रेशन ये सोल्यूशन का है जो कि बाद में हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है एक बार कंसंट्रेशन प्रेशर पर। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड जो है प्लेटिनम का ही है, दोनों तरफ का इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का है। अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस नोटेशन को जो ये दिखाया गया है इसको बोलते हैं सेल नोटेशन। इसको सेल नोटेशन बोला जाता है और सेल नोटेशन में जो वैल्यू जैसे दी जाती है उसको वैसे ही मान के सॉल्व करना होता है। मतलब क्या है इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रोड आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, असल में वो एनोड होता है मतलब नेगेटिव साइन वाला, और राइट साइड वाला कैथोड होता है मतलब पॉजिटिव साइन वाला। इसका मतलब कि यहाँ पर हमको ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन, ठीक है, दिखाना है और हाइड्रोजन का रिडक्शन दिखाना है। ध्यान ये रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात क्या है, नीचे आप देख पा रहे हैं ब्रोमीन और हाइड्रोजन दोनों के ही रिडक्शन पोटेंशियल लिखे हुए हैं, लेकिन अब रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से तो ब्रोमीन का होना चाहिए था रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से होना चाहिए था ब्रोमीन का रिडक्शन, लेकिन ब्रोमीन की रिडक्शन न होकर के हम यहाँ पर क्वेश्चन में माना जा रहा है कि ब्रोमीन का होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जो माना गया है क्वेश्चन में उसके हिसाब से लगाएंगे, न कि उसका जो वैल्यू लिया गया है। जो ये वैल्यू दिया जाता है ये एक्चुअली स्टैंडर्ड वैल्यू तो है, लेकिन क्वेश्चन में जैसा कंडीशन होगा उसी को मान के लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ब्रोमीन आयनों का होने वाला है ऑक्सीडेशन, तो मैं ब्रोमीन आयन का ऑक्सीडेशन आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, और उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, थोड़ा देखिए और समझिए। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या, ब्रोमीन का यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रोमीन आयन का यहाँ पे होगा, ये एनोड है तो एनोड पे होता है हमेशा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करना। इलेक्ट्रॉन लॉस करने का मतलब है ब्रोमीन आयन जो है वो Br2 में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस करेगा। अब आप सोच रहे होंगे बट यहाँ तो Br2 से ब्रोमीन लिखा हुआ है, ये जानबूझ के उल्टा लिखा गया है जिससे आप कंफ्यूज हो जाइए। लेकिन जब एनोड है तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और इसका मतलब कि ब्रोमीन आयन का ही होगा ऑक्सीडेशन और वो इलेक्ट्रॉन को करेगा लॉस। जबकि जो हाइड्रोजन आयन है वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके रिड्यूस होगा हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, तो हमारा जो सेल नोटेशन था उसके हिसाब से ये इक्वेशन बनेगा। ठीक है, 2Br माइनस प्लस 2H प्लस गिव्स आउट Br2 गैस और हाइड्रोजन गैस 1 बार पर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो N की वैल्यू है वो है 2, और Q की जो वैल्यू है आप देख पा रहे हैं ये ब्रोमीन ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो हम लोग यहाँ पर इसको यूनिटी मानेंगे, और इस तरीके से जो Q की वैल्यू होगी वो ब्रोमीन का कंसंट्रेशन का स्क्वायर और H प्लस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर होगा। मतलब यहाँ पर देख पा रहे हैं आप Q की वैल्यू में क्या हम लोग रखने वाले हैं। तो अगर आप सेल नोटेशन की हेल्प से Q और N की वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन लगाना आपके लिए हो जाएगा आसान। अब आप नट्स इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। नट्स इक्वेशन के लिए
क्या चाहिए आपको, ई नॉट सेल भी चाहिए। और ई नॉट सेल के लिए, है ना, ई नॉट सेल के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड, कैथोड पे कौन होगा, ये हाइड्रोजन, और एनोड पे कौन है, ब्रोमीन। तो हाइड्रोजन का वैल्यू क्या होता है, 0, और माइनस इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है 1.09। तो जो ई नॉट सेल की वैल्यू आएगी वो -1.09 वोल्ट आएगी। नट्स टेक्वेशन अप्लाई करेंगे तो नट्स टेक्वेशन के हिसाब से ई सेल इक्वल टू होता है ई नॉट सेल जिसकी वैल्यू 1.09 वोल्ट है माइनस 0.059, एग्जैक्ट वैल्यू 1 भी होती है। एन की जगह पे आप रखेंगे 2 और लॉग क्यू, क्यू की जगह पे आपको पता है 1 अपान ब्रोमीन का कंसंट्रेशन, ब्रोमीन का कंसंट्रेशन दिया है 0.01 मोलरिटी, 0.01 मोलरिटी का स्क्वायर हो जाएगा। और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन दिया है हाइड्रोजन आयन का 0.03, तो 0.03 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे इक्वेशन को बस आपको सॉल्व करना, ई सेल की वैल्यू निकल जाएगी और कुछ करना ही नहीं है इसमें अब, है ना। 0.059 लॉग, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 का स्क्वायर होगा 9 हो जाएगा, बस यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट है, 2 डेसिमल पॉइंट है, टोटल डेसिमल पॉइंट हो गए 4, और स्क्वायर करेंगे तो पावर का स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाता है। इस तरीके से ये वैल्यू बचेगी 1/9 इंटू 10⁻⁻8। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, बाकी तो सॉल्व करना है, मैं सॉल्व करके रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए, तो मैंने थोड़ा सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। ये 1/9 इंटू 10⁻⁻8 है, 1 में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0.11 हो जाएगी, 1 प्लेस डेसिमल ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻7। तो 1.11 इंटू 10⁻7 को हम लोग स्प्लिट करेंगे जिसकी वैल्यू होगी लॉग 1.11 की वैल्यू 0.0453 होती है, लॉग 10⁻7 की वैल्यू 7 होती है। दोनों को सम करेंगे, सम करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.208, और दोनों को फिर सम कर देंगे तो लास्ट में माइनस में आंसर आएगा -1.298 वोल्ट वैल्यू। तो जो ई सेल की वैल्यू है आप कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन करना आसान है, बट मैटर क्या करता है, मैटर करता है इसको समझना। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। सेल नोटेशन में यहाँ पर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, और हाइड्रोजन का होगा रिडक्शन हाइड्रोजन आयन का, क्योंकि ये दिया है राइट साइड में। ऑक्सीडेशन में ये उल्टा करके लिखा हुआ है क्योंकि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है। तो आप देख पा रहे हैं 0 से माइनस हुआ है, लेकिन 0 से माइनस होना कहलाता है रिडक्शन। तो इसको पहले आप ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करेंगे, हाइड्रोजन एज सच लिख देंगे, ठीक है, और उसके बाद तब जाके आपका इक्वेशन सही से बन पाएगा। जब तक आप ये इक्वेशन नहीं बनाएंगे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कर देंगे आप गलत। इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखिएगा आराम से, ठीक है, और आराम से सॉल्व करिए। ऐसे सारे डाउट्स अब आप सॉल्व कर लेंगे। ई सेल की जो वैल्यू है, मैं रिपीट करूं, नट्स इक्वेशन जब भी अप्लाई करें आप, ठीक है, अगर आपके पास इस तरह से सेल नोटेशन दिया हो तो जो लेफ्ट साइड में होगा वही ऑक्सीडेशन होगा, जो राइट साइड में होगा वही रिडक्शन होगा, चाहे ई नॉट की वैल्यू कुछ भी दी गई हो। ई नॉट की जो वैल्यू दी जाती है उससे हम ई नॉट सेल निकालना सीखते हैं, उसका यही सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अब हम लोग लगाएंगे दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि हमारा जो हेडिंग है वो हम लोग आज केसी निकालना भी सीखेंगे, डेल्टा जी नॉट निकालना सीखेंगे, और ई सेल निकालना तो हम लोग सीख ही रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें लिखा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। एक रिएक्शन लिखा है जिसमें आप देख पा रहे हैं ये सिल्वर अमीनो का आयन है, जिसमें सिल्वर आयन और अमोनिया गैस प्रोड्यूस हुआ है। नीचे ई नॉट की वैल्यू दी गई है, ई नॉट की वैल्यू सिल्वर की अलग है और जो है उसका कॉम्प्लेक्स का जो वैल्यू है अलग है। दोनों की वैल्यू आप देख पा रहे हैं, बट आपको लग रहा होगा कि रिएक्शन में एक ही वैल्यू है तो दो अलग अलग क्यों लिखा गया है। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये केयरफुली देखिए तभी समझ में आपको आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप देखेंगे कि अगर सिल्वर प्लस सिल्वर में कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि सिल्वर, ये रिडक्शन पोटेंशियल के लिखा हुआ है, रिएक्शन में सिल्वर आयन बना हुआ है। सिल्वर आयन बनने का मतलब ही हो गया कि सिल्वर ने कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा। इस कॉम्प्लेक्स में सिल्वर जो है उसने पक्का एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके सिल्वर का आयन बनाया होगा। पहली बात, एक रिएक्शन इससे हमको ये मिलेगा। दूसरा कैसे समझेंगे आप, दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स को एज सच लिखिए पहले आप,
और उससे एक सिल्वर आयन फिर से बनेगा और एक अमोनिया, जो कि रिएक्शन में बताया गया है। जब आप दोनों को सम करेंगे, नहीं सिल्वर का आयन नहीं, सिल्वर बनेगा बस, हाँ। जब दोनों को सम करेंगे, ठीक है, तो सम करके, एक मिनट वेट करिए, जब दोनों को सम करेंगे तो आप देखेंगे कि सिल्वर ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए आपके रिएक्शन में सिल्वर अमोनिया का कॉम्प्लेक्स, सिल्वर प्लस और अमोनिया बचते हैं, बस 2 अमोनिया है, बैलेंस करिए। अगर आपको लग रहा होगा चार्ज, तो चार्ज का मतलब ये इलेक्ट्रॉन से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा, तो इसका मतलब सिल्वर का हुआ ऑक्सीडेशन और सिल्वर के कॉम्प्लेक्स का हुआ रिडक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन से हमको ये समझ में आता है कि सिल्वर और सिल्वर के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं। एन की वैल्यू बनी हुई है अभी तक 1, एन की वैल्यू बनी हुई है 1, ठीक है। log Kc, चूंकि Kc निकालना है तो Q से मतलब नहीं रह गया अब आपको, ठीक है, Q से मतलब नहीं रह गया। लेकिन ई नॉट की जो वैल्यू है, ई नॉट सेल निकालने के लिए आपको पता है ई नॉट सेल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन करते हैं। तो रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो वैल्यू दिख रही है, वैल्यू में तो ये लग रहा होगा आपको कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका होना चाहिए क्या, इसका होना चाहिए रिडक्शन। लेकिन इक्वेशन के हिसाब से आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे ई नॉट सेल की वैल्यू, जो कि होगी 0.037 माइनस 0.8 और इसकी वैल्यू माइनस में आएगी -0.43 वोल्ट। अब एक कन्फ्यूजन आपको फिर हो जाएगा कि सर आपने कहा था कि जब वैल्यू ज़्यादा होती है रिडक्शन की तो उसी समय रिडक्शन, उसी का रिडक्शन होता है, जिसकी वैल्यू कम होती है उसका ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन आपने कहा कि यहाँ पे जिसकी वैल्यू ये इसी का होगा ऑक्सीडेशन। इसका रीज़न ये इक्वेशन है, कंडीशन जब भी दिया रहेगा तो हम कंडीशन के हिसाब से ही क्वेश्चन लगाते हैं, ई नॉट के हिसाब से क्वेश्चन नहीं लगाते, ठीक है। तो कंडीशन के हिसाब से आप क्वेश्चन लगाना पहले सीखिए। कन्फ्यूजन आपको हो तो 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन नहीं लगेगा, ठीक है। ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई -0.43 वोल्ट। अब आपको याद होगा कि हमारे पास जो रिलेशन है वो है ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 अपान एन लॉग Kc है। ये मैंने फार्मूला आपको बताया हुआ है। ई नॉट सेल की वैल्यू आपके सामने है 0.43, 0.0591, एन की वैल्यू 1 बनी हुई है, ठीक है। और उसके बाद से है log Kc, सॉल्व करेंगे इसको तो log Kc इक्वल टू हो जाएगा -0.043 डिवाइडेड बाई 0.059। मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ कितना आता है, ठीक है। log को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग, ये ध्यान रखिएगा, ये एंटी लॉग हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आती है मैं बताता हूँ आपको। मैंने सॉल्व कर दिया, थोड़ा देखिए इसको। तो log Kc इक्वल टू सॉल्व करा मैंने तो एंटी लॉग आया -7.22। अब मैं बता दूं आपको, जब भी एंटी लॉग माइनस में होता है तो उसको हमेशा एक प्लस करके एक माइनस कर देते हैं, मैथमेटिकल रूल। एक प्लस करके एक माइनस करेंगे तो ये वैल्यू चेंज कैसे होगी, थोड़ा देखिए। एंटी लॉग मैंने चेंज करके दिखाया है। एंटी लॉग -7, पहले मैंने -7.22 को स्प्लिट कर दिया, -7 -0.22। एक प्लस एक माइनस करेंगे तो वैल्यू पे डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन -7 और -1 को सम करके हम करेंगे 8 और इस माइनस की वजह से यहाँ पे बार लगा दिया है। जबकि +1 में से 0.22 माइनस करेंगे तो बचेगा 0.78 और इस तरीके से ये पूरी वैल्यू सॉल्व होके 8.78 बार हो जाएगी। 8 बार का मतलब 10⁻⁸ होता है एंटीलॉग में, और 0.78 का एंटीलॉग की जो वैल्यू होती है वो होती है 6 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू। तो 6 × 10⁻⁸ Kc की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो Kc निकालना एक्चुअली बहुत आसान है, बस आप एंटीलॉग में थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, बट एंटीलॉग की वैल्यू दी जाती है। एंटीलॉग की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, आप उसमें कोई परेशान नहीं होंगे। ध्यान ये रखेंगे कि होल नंबर हमेशा 10 के पावर में चला जाता है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और अगर बार है तो नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है। हमेशा इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे और कोई दिक्कत आने ही वाली नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग और लगाएंगे इस पर। मैं आपको बताऊं इंटेक्स्ट का, एनसीईआरटी इंटेक्स्ट का 3.4 और 3.6 लगाएंगे। 3.4 है कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
और वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है उसका पीएच की वैल्यू है 10। मैं आपको बता दूं कि इस पे हम लोगों ने सीधा फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो उस पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला आपने क्या पढ़ा था? फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है ई सेल इक्वल टू -0.0591 इंटू पी एच। अगर पी एच की वैल्यू दी गई है तो आप सीधा ई सेल निकाल सकते हैं, और अगर ई सेल की वैल्यू दी गई है तो आप सीधा पी एच निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ई सेल की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ई सेल इक्वल टू -0.0591, और पी एच की वैल्यू 10 है, इसलिए ये वैल्यू माइनस में ही आएगी, -0.591 हो जाएगा बोल्ट में। ठीक है, तो ई सेल की जो वैल्यू आ गई वो -0.59 बोल्ट हो गई। ये पीएच की वैल्यू हो गई, पीएच की हेल्प से ई सेल की वैल्यू हो गई। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम लोग और लगाएंगे इन टेक्स्ट का, ही 3.6 है, उसके लिए मुझे थोड़ा एनसीईआरटी की बुक यूज़ करनी पड़ेगी, और बुक के हिसाब से लिखा हुआ है 3.6 इन टेक्स्ट। एक मेरे पास रिएक्शन लिखा है 2Fe+3 एक्वस 2I एक्वस आयोडीन का आयन है, जो कि बना रहा है फेरस का आयन एक्वस और आयोडीन सॉलिड में बना रहा है। ठीक है, ई नॉट की वैल्यू दी गई है इसमें 0.236 वोल्ट है। ठीक है, अब जो है ये सारा का सारा टेम्परेचर 298 केल्विन पे दिया गया है। अब कह रहा है कि पता करिए स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट क्या होता है, और केसी की वैल्यू एक बार और हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे। इक्वेशन थोड़ा देखने की कोशिश करिए। इक्वेशन में देखेंगे तो +3 से +2 हुआ है, एक चार्ज कम हुआ है, और चूंकि ये 2 बार है मतलब बैलेंसिंग के हिसाब से, तो बैलेंसिंग के हिसाब से 2 बार है, इसका मतलब एन की वैल्यू रहेगी 2। ठीक है, अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप अलग से इसको चेक कर सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कैसे करते हैं। एन की वैल्यू 2 होगी तो हमारा जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन शुरू हो जाएगा, और आपको पता है सीधा फार्मूला होता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -NFE0 सेल। मैंने ये फार्मूला बताया हुआ है। -n की वैल्यू 2, f की वैल्यू फैराडे कांस्टेंट है 96487, E0 सेल की वैल्यू दी गई है 0.236। इन सबको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो है वो आपको आ जाएगी। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैलकुलेट करने पे इसकी वैल्यू आ रही है -4541.864 जूल में आ रहा है। जब इसको फिर बाद में आप कन्वर्ट कर सकते हैं किलो जूल में, -45.54 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू किलो जूल में हो जाएगा, किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये डेल्टा जी की वैल्यू हो गई। बस इसमें कुछ करना नहीं है, इनर्ट सेल की वैल्यू दी रहती है, और अगर नहीं दी रही है तो आप इनर्ट सेल की वैल्यू निकालना जानते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड करके। एन की वैल्यू आप इक्वेशन का यूज करके निकाल सकते हैं। फैराडे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 96487 होती है। आप कई बार इसको 96500 मतलब कि 96 है ना 6500 भी यूज करते हैं, बट आप एग्जैक्ट वैल्यू यूज करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, हमको निकालना है केसी, और केसी के लिए आपको पता है फार्मूला हमारा होता है इनॉट सेल इक्वल टू -0.0591 अपान एन और लॉग केसी। तो जब ई नॉट सेल की वैल्यू आपके पास है तो ई नॉट सेल की वैल्यू रखिए, सीधा रखिए और सॉल्व करिए 0.236। ठीक है, और इंटू एन हो जाएगा, एन टू एन का मतलब 2 हो जाएगा, अपान ई नॉट सेल इक्वल टू माइनस नहीं होगा, इसमें लॉग केसी में माइनस नहीं होता। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 अपान एन, और अपान हो जाएगा 0.0591 इक्वल टू लॉग के सी। इसको कैलकुलेट करेंगे, लॉग को इधर भेजेंगे तो एंटी लॉग हो जाएगा, तो के सी इक्वल टू हो जाएगा के सी इक्वल टू एंटी लॉग। मैं थोड़ा सॉल्व कर लूँ। देखिए बड़ा अच्छा वैल्यू आया है, एंटी लॉग 7.981। अगर इसको हम अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए, अगर इसको अप्रॉक्सीमेटली मैं 8 मान लेता हूँ, 0.981 है, 8 मान सकते हैं। अगर 8 मान लूँ तो ये अभी इसका आंसर बड़ा आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, मैं फिर भी लगा के दिखाता हूँ आपको। देखिए एंटी लॉग 7.981 की वैल्यू मैंने निकाल के रखी हुई है,
इसको हम लोग निकालते कैसे, एंटी लॉग 7 का वैल्यू हो जाएगा 10⁻7 और एंटी लॉग 0.981 की वैल्यू आपको दी रहेगी जिसकी वैल्यू होती है 9.57। तो एंटी लॉग 7.981 की वैल्यू हो गई 9.57 इंटू 10⁻7। और अगर आप इसको एंटी लॉग 8 मान लेते हैं तो इसका आंसर 10⁸ हो जाएगा। केसी की वैल्यू 10⁸ हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। कुछ और भी क्वेश्चन आप ई सेल पे लगाइए, ई नॉट सेल पे लगाइए। आप केसी निकालना सीखिए, डेल्टा जी निकालना सीखिए, पीएच निकालना सीखिए। इस पर जितना क्वेश्चन हो सके क्वेश्चन लगाइए, ठीक है, और प्रैक्टिस करिए और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की बातें करेंगे। थैंक यू।